आवाज नहीं सुनाई दे रही? मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब ये बात सुनने के लिए आपको ध्वनि की जरूरत हुई। यही वो होता है साउंड। यही यानी हमें किसी चीज को सुनने के लिए किसकी जरूरत होती है? ध्वनि की। तो आज हम यही चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ध्वनि होती क्या है। तो ध्वनि एक एनर्जी है, ध्वनि एक ऊर्जा है, जिससे कि हम चीजों को यानी कोई भी चीज हो, चाहे हम हो या जानवर हो, कोई भी, उसको सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है, उसमें वो चीज सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। तो अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, तो ये हो सकता है कि ध्वनि एक ऊर्जा है जो शरीर के कंपन से उत्पन्न होती है और यह हमारे कानों में सुनने की उत्तेजना पैदा करती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम जो भी चीजें बोलते हैं ना, वो कैसे बोलते हैं? वो अपनी एनर्जी की वजह से। हम कोई भी चीज बोलते हैं तो अपनी एनर्जी की वजह से, जो एनर्जी है वो हम लगाते हैं। तो हमारे जो हमारे गले में ये कंपन होता है और कंपन की वजह से ये चीज जब आवाज बाहर निकलती है, ठीक है, तो ये क्या है? ये ध्वनि है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ध्वनि तो समझ में आ ही गया होगा। हम यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि ध्वनि का प्रसार, यानी ये ध्वनि कैसे कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो ध्वनि के बारे में देखो, ध्वनि ठोस में हो सकता है, तरल में हो सकता है और गैस में हो सकता है। यानी ये जो चीजें है ना, वो ठोस में हो सकती है। ठोस का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास कोई लोहा है, ठीक है, तो लोहे पर अगर हम मारे तो हो सकता है उसकी कंपन दूर तक जाए, तो उसकी गति, यानी अगर लोहा है या रॉड है आपके पास कोई, जैसे रेलवे की पटरी है ना, रेल पटरी होती है, ट्रैक होता है, उस पर अगर हम कहीं दूर पर भी अगर हम चोट लगाएं और कहीं दूर पे खड़े होकर या उसमें हम कान लगाकर सुनेंगे तो हमको आवाज सुनाई देगी। यानी ठोस में होता है। तरल में यानी लिक्विड में भी ये होता है। उसके बाद गैस में तो होता ही है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं आप वो सुन पा रहे हो, किसकी वजह से? गैस में ही, ठीक है। तो इसका जो मिश्रण होता है, जो इसका फैलाव होता है, वो ठोस, तरल और गैस तीनों में होता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि किसमें नहीं होता? तो इसका ये निर्वात में नहीं होता। निर्वात का मतलब क्या है कि जैसे हम जहां पर, जैसे ऊपर हम जाते रहते हैं, जितनी ऊपर हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर ऊपर की ओर जाने पर वहां पर वो क्षेत्र निर्वात हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर वायु का, यानी वहां पर वायु नहीं होती है, इसलिए वहां पर ध्वनि का प्रसार नहीं हो पाता, वहां पर ध्वनि नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा प्रसार किसमें होता है ध्वनि का? तो बच्चों, सबसे ज्यादा प्रसार होता है ठोस में और सबसे कम प्रसार होता है गैस में। यानी ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि सबसे ज्यादा प्रसार किसमें होता है, तो वो लिखो किसमें होता है? ठोस में होता है। और सबसे कम प्रसार होता है किसमें? गैस में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली चीज आती है कि वायु में ध्वनि का वेग। तो वायु में अगर हम ध्वनि के वेग की बात करें, तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 332 मीटर पर सेकंड। तो ये याद रखना कि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसमें कि इनका माध्यम क्या क्या। ये माध्यम के बारे में हो गए। ध्वनि से जो संबंधित पद हैं, कुछ हम इसके पदों के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं ध्वनि से, यानी कुछ संबंधित इनसे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ पद हैं, जिससे कि एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही ध्यान से देखना, और फिर बाद में मैं क्वेश्चंस भी इसके दूंगा कि इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। चलो देखते हैं कि एक होता आयाम, ठीक है। आयाम क्या होते हैं? आयाम होते हैं जैसे कोई भी, अगर मान लो कोई कंपन करने वाली वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कंपन करती हो, तो कंपन करने में, जैसे कंपन करने के लिए क्या होता है कि ये मान लो कि कोई वस्तु है, तो इसको हम जब इधर से फोर्स करते हैं नीचे की ओर ना, तो जब ये फोर्स करते हैं तो ये नीचे की ओर जाता है और उसके बाद फिर ये उतनी ही दूरी ऊपर की ओर भी जाता है। ये पता ना? जैसे ब्लेड, अगर ब्लेड देखे हो तो ब्लेड को देखो, एक तरफ से पकड़े दूसरी तरफ से करो तो देखो वो बहुत तेजी से वाइब्रेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आयाम, तो आयाम के बारे में भी यही होता है कि जैसे कोई कंपन करने वाली वस्तु है और उसकी माध्य स्थिति, ये इसका देखो, ये इसकी माध्य स्थिति है, ठीक है। मान लो कि ये ब्लेड है और यहाँ पर हमने इसको नीचे की ओर, पहले तो इसको हमने ऊपर की ओर, यहाँ देखो, इसको ऊपर की ओर ले जाकर उसको छोड़ दिया, तो उसके बाद वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इसी तरह चलता रहेगा, नीचे ऊपर, इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो इनकी जो माध्य स्थिति से मतलब इसकी अधिकतम विस्थापन होगी, मतलब जो सबसे दूरी जो होगी यहाँ इनकी माध्य स्थिति से, यही इसका क्या कहलाता है? ये इसका आयाम कहलाता है।
समझ में आ गई बात। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इसका आयाम कहलाएगा। बताओ बच्चा, समझ में आई बात। जैसे यहाँ से इस वाले में भी देख लो, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी पूरी ये बीच में, ये क्या कहलाएगा, इसका आयाम कहलाएगा। यानी ये पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी दूरी इसकी आयाम कहलाती है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसे हम इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड को हम किससे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। एम्पलीट्यूड को हम ए से शो करते हैं। और जानते हो किसी चीज की जो ध्वनि होती है ना, किसी भी चीज की जो साउंड होती है, उसकी जो गति होती है यानी उसका जो तीव्रपन होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो आयाम पर ही निर्भर करता है। समझ में आ गई बात। चलो आगे देखते हैं अब समय अवधि के बारे में। तो ये समय अवधि क्या होती है, यानी एक कंपन को पूरा करने में लगा समय उसकी समय अवधि कहलाती है। बात आ गई समझ में। जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये एक कंपन कर रही है। एक कंपन का मतलब यहाँ से ये पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर अपनी स्थिति तक पहुंच गई। ठीक है ना। एक कंपन मतलब कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब ये अपनी माध्य स्थिति पर फिर से आ गई, तो ये इसका एक कंपन पूरा हो गया। अब इस पूरे सिनेरियो को पूरा होने में पूरा अगर जितना भी टाइम, एक सेकंड में जब भी टाइम लगता, यानी कहने का मतलब जो भी टाइम लगता है उसे उसकी समय अवधि कहते हैं। बात आई समझ में। यानी ये जरूरी नहीं कि एक सेकंड में ये हो जाए, हो सकता है कि इसका बहुत ही स्लो हो, है ना, ये जो गति है इसके कंपन की ये बहुत ही स्लो हो, तो हो सकता है और भी टाइम लग सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, समय अवधि का मतलब ये होता है कि यहाँ से, यानी ये कोई भी वस्तु है, अगर मान लो इसको हम कंपन कराएं, यानी इसको हम यहाँ ऊपर ले जाके इसको हम छोड़ देते हैं, फिर ये नीचे आता है, तो यानी कहने का मतलब है कि ये एक बार ऊपर गया, उसके बाद फिर से ये नीचे से होता हुआ फिर अपने सामने स्थिति तक आया, यानी फिर उसी प्लेस तक आया। तो इसको पूरा करने में जितना भी टाइम लगता है वो उसका आयाम कहलाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो यानी इसे बता भी दिया कि इंग्लिश मीडियम वाले भी जान ले कि इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी इसे ए से हम डिनोट करते हैं, यानी इसका सिंबल ए होता है। ठीक है, सॉरी, तो इसको हम टी से डिनोट करते हैं। इसका टाइम क्या, इसको हम टाइम भी कह सकते हैं ना, तो इसको हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके आवृत्ति पर। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है कि जैसे यही चीज जो ये हमने कंपन किया ना, इसको करने में अगर ये एक सेकंड में जितने कंपन करती है, देखो एक कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यानी फिर से ये फिगर देखो, इस फिगर को अगर मान लो कि यहाँ से ये चला और यहाँ आने के बाद ये यहाँ फिर एक सेकंड के अंदर में आ गया। ठीक है, कितने टाइम में, एक सेकंड में। एक सेकंड में ये अगर जितना भी ये कंपन करेगा, जितने दोलन करेगा एक सेकंड में, ठीक है, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। बात आ गई समझ में। यानी सारी चीजें एक ही फिगर से कनेक्ट हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, समझ में आ गया कि एक कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या जो होती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, इसे हम एफ या एन से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है ना बच्चा, वो एफ या एन होता है, यानी उसको फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको हम शॉर्ट में एफ या एन से डिनोट कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इसकी इकाई क्या होती है, इसको नापते किसमें है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। मतलब आवृत्ति को नापने, जैसे दूरी को नापने के लिए मीटर होता है, ठीक है, उसी तरह से किसी भी वेट को नापने के लिए ग्राम किलोग्राम होता है, उसी तरह से आवृत्ति को नापने के लिए जो यूनिट यूज होती है उसे हम बोलते हैं हर्ट्ज। समझ में आ गया। अब देखो अगली चीज आती है तरंग दैर्ध्य। अब ये क्या चीज होती है भैया, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य के बारे में समझ लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य का मतलब ये होता है कि किसी कंपन करने वाली जो भी वस्तु हो, ठीक है, वो वस्तु के कंपन के दौरान जो एक गर्त से दूसरे गर्त, यानी एक श्रृंग से दूसरे, यानी एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई, समझो बात को। देखो जैसे मान लो कि ये हमारा फिगर है, ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ ये यहाँ तक गया, फिर उसके बाद फिर दूसरा वाला फिर यहाँ तक आया, देखो यहाँ से ये यहाँ तक फिर नीचे गया, फिर दूसरा वाला फिर यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद ये घूम के फिर इधर ही चला जाएगा। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पर जो इनके जो ऊंचाइयां हैं या फिर जो ऊंचाई इनका निम्न स्तर है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बात आई समझ में बच्चा। यहाँ पर देखो ये जो ऊंचाई है ना, इनके बीच की जो ये दूरी है यही इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, उसी तरह से हम नीचे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ तक, मतलब यहाँ इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बात आ गई समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
यानी तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य जो होता है वो किसी कंपन करने वाली वस्तु के कंपन के दौरान एक गर्त से दूसरे गर्त, गर्त का मतलब गड्ढा होता है, गर्त का मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है, या एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक की लंबाई, यानी इनके बीच की जो लंबाई होगी उसे ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य जो होता है उसे हम, इसका जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा। देखो इस तरह से बनता है लैम्डा, ऐसे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैम्डा। बात आगे समझ में। और इसका जो इकाई होता है, इसकी जो यूनिट होती है इसको नापने के लिए, क्योंकि ये दूरी है, ये लंबाई ही तो है, तो लंबाई का यूनिट क्या होता है भाई? मीटर होता है। यानी इसकी जो यूनिट है वो क्या है? इसकी यूनिट मीटर है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस पर। जैसे सबसे पहला ये हो गया कि ध्वनि, जो मैंने आज पढ़ा है तो उसमें ये पढ़ा है कि ध्वनि में अधिकतम गति करती है। ध्वनि किसमें अधिकतम गति करती है? तो भाई ये सबको पता लग गया होगा कि ध्वनि किसमें अधिकतम गति करती है। जवाब देंगे तो ये होता है ठोस में ना। तो ध्वनि सबसे अधिक किसमें गति करती है? ठोस में। ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? ठोस में होती है, ठीक है। फिर वायु में ध्वनि की गति कितनी है? बता सकते हो? क्या ये मैंने पढ़ा है वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की गति होती है 330 मीटर प्रति सेकंड। सही है, 330 मीटर प्रति सेकंड। देखो ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ध्वनि तरंगे किससे नहीं गुजरती हैं? ध्वनि तरंगे किससे नहीं गुजरती हैं? ऑप्शन है आपके पास ठोस, गैस, तरल पदार्थ या निर्वात। तो ये भी मैंने पढ़ा दिया, ये निर्वात में नहीं होती। निर्वात क्या होता है? जैसे अंतरिक्ष होता है वहां पर ध्वनि तरंगे नहीं होती हैं, ठीक है, वहां पर ध्वनि तरंगे इस माध्यम से नहीं गुजरती हैं। तो यानी इसका ऑप्शन होगा क्या? निर्वात। समझ में आ गई बात? तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला देख लो, समय की इकाई है, समय अवधि यानी समय की इकाई। तो समय की इकाई क्या होती है? समय की इकाई तो सेकंड होती है, ठीक है, सही है ना। तो समय की इकाई क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। उसके बाद आता है पिच की इकाई क्या है? अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पिच की इकाई क्या है। तो बताओ भाई, जिसको इसको अभी जिन लोगों ने पूरी क्लास ली है वो बताएंगे पिच की इकाई क्या है। ऑप्शन में है हर्ट्ज, मीटर, मीटर पर सेकंड या सेकंड। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल, तो ये हर्ट्ज बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके पेपर में आते हैं। और इससे संबंधित इसी तरह के हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए केवल आपको एक काम करना होगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे चीजें पढ़ रही है, ताकि उतनी चीजें पढ़ें जिनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो सके। अब आप अपनी बुक से, जो भी आपके पास बुक है उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ध्वनि की चैप्टर के, और उससे जो भी क्वेश्चन हो पाते हैं इससे रिलेटेड, देखो इसमें आपके क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे तो उसके आगे मैं अभी और पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को। जब पार्ट 2 पढ़ाऊंगा तो उसमें काफी सारी चीजें पढ़ा दूंगा। और अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तब तो उनको समझ में आ गई होगी, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। तो बच्चा जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए होगी, ठीक है। तो चलो फिर पढ़ते रहो। मतलब नेक्स्ट वीडियो का मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी ये टॉपिक या तो मैं इंग्लिश में बना दूंगा, या तो मैं इसी टॉपिक को दोबारा से फिर से जो चीजें अगली टॉपिक होंगी उनको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, और इसको हम दोबारा से इंग्लिश में बना देंगे, ठीक है। तो चलो फिर बच्चा चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।